नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर रामनगर से है। रामनगर बना राष्ट्रीय व्यापार संवाद का केंद्र। उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता वार्षिक सम्मेलन संवाद 2026 का आयोजन नैनीताल जिले के रामनगर के आमडंडा क्षेत्र में किया गया है, जहां करीब 12 से 13 साल बाद आयोजित इस सम्मेलन में देश के 20 राज्यों से आए बायर्स शामिल हुए। और सम्मेलन का उद्देश्य क्रेता विक्रेता के बीच विश्वास बढ़ाना, व्यापारिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना और भविष्य की व्यापारिक संभावनाएं और साथ ही संभावनाओं को मजबूत करना रहा है। उत्तराखंड का वन विकास निगम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संवाद 2026 सम्मेलन रामनगर में उत्साह के माहौल में संपन्न हुआ। 20 राज्यों से आए क्रेता प्रतिनिधियों और निगम अधिकारियों के बीच वहां पर आपको बता दें कि लकड़ी के रेट, निकासी प्रक्रिया पारदर्शी और साथ ही आपसी समन्वय और भविष्य की व्यापारिक संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। सम्मेलन में प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल, उत्तराखंड विकास निगम की प्रबंधक निदेशक और साथ ही सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड वन विकास निगम राष्ट्र को बड़ा राजस्व देने वाला एक महत्वपूर्ण कॉरपोरेशन बना है। समझाया मैं निश्चित रूप से जांच कराई जाएगी। और आपने देखा कि पिछले 4 वर्षों में हमने प्रयास किया कि वन विभाग में जो व्यापक भ्रष्टाचार रहा हो उसको समाप्त करने के लिए मेरे द्वारा कई कठोर कदम भी उठाए गए और कई जितने निलंबन हम लोगों ने 3-4 सालों में किए, चाहे वो PCCM रैंक के अधिकारी रहे हों चाहे नीचे स्तर के अधिकारी रहे हों, भ्रष्टाचार किसी भी कीमत में वन विभाग में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, हमने तत्काल SIT बैठाई। SIT ने तत्काल उस बिटिया की बॉडी भी डिस्कवर की और बॉडी उसके साथ साथ अपराधियों को पकड़ने के बाद जिस मुस्तैदी के साथ न्यायालय में मुकदमा लड़ा, उस मुकदमे को लड़ने पर सजा भी अपराधियों को दिलवाई। उसके बाद एक तथाकथित VIP की बात आई तो हमने कहा था कि आप कोई भी विश्वसनीय है, आप एविडेंस लाइए, सरकार हर जांच के लिए तैयार है। उसके बावजूद भी सरकार ने उस VIP को लेकर CBI जांच के गठन करने की संस्तुति कर दी है और CBI जांच हमारा काम है CBI जांच की संस्तुति करना। भारत सरकार जब CBI जांच की स्वीकृति आएगी तो ये देखिए, केवल विपक्ष में विरोध के लिए विरोध करना, ये एक मैं समझता हूँ किसी भी राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए लोकतंत्र को मजबूत करने की में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है। तो हमेशा विरोध उन चीज़ों को किया जाना चाहिए जिसमें विरोध करना हो, लेकिन विरोध के लिए विरोध करने की भावना कभी लोकतंत्र को सशक्त नहीं कर सकती है, ना किसी दल को सशक्त कर सकती है। लिहाजा हमें अपनी जिम्मेदारियों को एहसास है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर काम कर रही है। सर, एक सवाल मेरा, देखिए, वन निगम राज्य का एक काफी लाभ देने वाला एक कॉर्पोरेशन है और जो है तालियां कोई नहीं बजा रहा है और आपके साथी लोग यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण संबोधन देके जा रहे हैं, तो आपको हर बार जब भी आपके साथी यहाँ से निकलते हैं, मेरा अनुरोध है आपसे स्पेशल बंदी से आप जो तालियां बजाएं ताकि हमारा इसका बदल उसकी बिक्री करने का काम करता है। लाभ देने में आज मंडी में काफी अच्छा लाभांश सरकार को वन निगम के माध्यम से प्राप्त होता है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। खासकर वियतनाम जैसे छोटे देश में जहाँ लकड़ी के उद्योग से कई $1 बिलियन का वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग पिछले दिनों वियतनाम गए थे और एक नीति हम बना रहे हैं उस इंडस्ट्री को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें जड़ी बूटी को किस तरह से जिस सेक्टर को जो हमारे यहाँ पोटेंशियल है हमारे राज्य में, उसको किस तरह से एक्सपोर्ट किया जा सके, इसको लेकर हमने भी वन पंचायतों के माध्यम से 628 करोड़ का एक हर्बल मिशन योजना प्रारंभ की है। उसमें किस तरह वन पंचायतों के साथ वन निगम को इन्वॉल्व करते हैं, उन जड़ी बूटियों का बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज बना करके जहाँ एक और हम वन पंचायतों की आय बढ़ाने का काम करें, आम आदमी की आजीविका से वन विभाग को जोड़े, वहाँ हमारे राज्य के अंदर जो पोटेंशियल है जड़ी बूटी उत्पादन का, उसको एक्सपोर्ट करके पूरे देश दुनिया में भी हमें जड़ी बूटियाँ पहुँचे। इसको लेकर भी क्योंकि आज कोई भी कॉर्पोरेशन, कोई भी व्यापारिक संस्था उसके बायर्स पे डिपेंड करती है कि बायर्स के और सेलर्स के आपस में संबंध कैसे, क्योंकि
मंथन से ही कहीं ना कहीं शिकायतें भी मिलती हैं और उन शिकायतों का निदान भी तभी होता है जब आपकी जानकारी पाए। खबर हरिद्वार से है, जहां महाशिवरात्रि से पहले ही धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ियों और साथ ही शिव भक्तों की आहट साफ दिखाई देने लगी है। गंगा जल भरने के लिए श्रद्धालु अभी से हरिद्वार पहुंचने लगे हैं और साथ ही मौसम में सर्दी होने के बावजूद भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है। किसी तरह से गंगा घाटों पर जल भरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आगामी 14 तारीख को महाशिवरात्रि पर्व है। ऐसे में प्रशासन को उम्मीद है कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। विशेष तौर पर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। वहीं नगर निगम और संबंधित विभागों को घाटों की साफ सफाई और सुविधा को बेहतर बनाने के लिए भी निर्देशित किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। विंटर कावड़ है या शारदीय कावड़ यात्रा इसको बोलते हैं, जिसमें कि बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली उधर से काफ़ी अच्छी संख्या में कावड़ यात्री जनपद हरिद्वार में आते हैं और अन्य मार्गों से भी आते हैं। उन सभी के लिए कोऑर्डिनेशन मीटिंग 2-3 दिन पहले कर ली गई है। सभी डिपार्टमेंट के द्वारा तैयारी की जा रही है। हम एक्सपेक्ट करें कि 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक अच्छी भीड़ रहेगी और सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए गए हैं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, साफ सफाई को लेकर और जो मुख्य मंदिर मार्ग जो घाट है वहाँ पर सभी व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए। खबर ऋषिकेश से है, जहां नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर, 20 बीघा, मीरा नगर, मनसा देवी, अमित ग्राम आदि इलाकों में बसे हजारों लोगों ने वन विभाग और भूमि प्रकरण में अपनी आवाज और ज्यादा बुलंद करने का फैसला लिया है। 2 फरवरी को लोगों ने IDPL से तहसील परिसर तक ऋषिकेश बचाओ महारैली निकालने की घोषणा की है और साथ ही रैली निकालेंगे। इस रैली में 50,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। रैली के बाद अपनी मांगों के संबंध में SDM को ज्ञापन भी दिया जाएगा। मुख्य रूप से वन विभाग की डिफॉरेस्ट करने और साथ ही मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रूप से देने की मांग की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि अपनी इन मांगों को लेकर पिछले 3 हफ्तों से बापू ग्राम संघर्ष समिति के बैनर तले सांकेतिक धरना बापू ग्राम में चल रहा है। और साथ ही प्रतिनिधियों का दावा है कि वहां इस विकट घड़ी में जनता के तन, मन और धन के साथ खड़े हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वह भी जनता हित में खड़ी होकर कैबिनेट में वन भूमि को डिफॉरेस्ट करने का प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जनता हित को लेकर कड़ी पैरवी भी करे। और वहीं धरना स्थल पर कुछ लोगों का दावा है कि जिन जमीनों को वन विभाग की बताकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है वह वन भूमि या नहीं है और इस पर संशय है। बापूग्राम संघर्ष समिति का जो यहाँ पर धरना चल रहा है, ये विगत कई दिनों से चल रहा है और आज लोगों के घर, मकान, दुकान, सारी संपत्ति आज संकट में है। और सरकार से मांग है कि जो ये लैंड है, ये जिस पर आबादी क्षेत्र है, सरकार इसको डिफॉरेस्ट करे, इस जमीन को अपने राज्य सरकार ले और भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे कि भाई जो इनकी जमीनें हैं, जो जहाँ पर ये बरसों आज से नहीं, आज़ादी से पहले से रह रहे हैं, ये जमीन इन्हीं दे दी जाए। लोग आज अगर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो इसलिए लोग सब सड़कों पर आ जाएंगे, ये अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, तमाम बापूग्राम क्षेत्र के जो भी ये पीड़ित लोग यहाँ पर हैं और तमाम ऋषिकेश शहर और प्रदेशवासियों से भी आग्रह करता हूँ कि इन लोगों का आने वाली 2 तारीख को एक विशाल जो है रैली के रूप में ये SDM कार्यालय में ज्ञापन देने जा रहे हैं। और तमाम हमारे ऋषिकेश के और उत्तराखंड के लोगों से मेरा आग्रह है और विशेषकर जो पीड़ित परिवार हैं उनसे आग्रह है कि आप परिवार जो है उस रैली को सफल बनाने के लिए आप आए। जब तक आप अपनी आवाज़
ये सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक जो है ये सरकार नहीं चेतेगी, ये मैं मानता हूं। मैं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना पूर्ण समर्थन इन पीड़ित परिवारों को देता हूं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आने गणेश गोटियाल जी, हमने एडवोकेट देने का काम, जो इनकी कोर कमेटी है, जो भी इनको हमसे चाहिए हम मदद कर रहे हैं। और हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने पहले ही अपना समर्थन दे दिया है, जो हमारे बेसिक विधायक हैं, ये समर्थन दे दिया है कि कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जाए, इस जमीन को डिफॉरेस्ट किया जाए और इनके घर फिर से बसाए जाए। ये जो हमारी संघर्ष समिति है, इसने 2 तारीख को एक महाजन आक्रोश रैली ये हमने निकालनी है और 10 बजे सुबह हॉकी ग्राउंड में, यहाँ पे आईडीबीएल में जो है, यहाँ से शुरू होगी और एसडीएम ऑफिस तक ये जाएगी। और इसमें जो है हमारे जितने भी 12 वार्ड है, सब घर घर जाके सबसे संपर्क कर रहे हैं और सारे लोग इसमें आएंगे। मुझे लगता है कि और जो लोग जो यहाँ से बाहर भी रहते हैं, जिनके यहाँ पे मकान है, घर है, प्लाट है, वो लोग भी हमसे बहुत संपर्क में है और वो भी इसमें शामिल होंगे और कम से कम 50-60 हज़ार आदमी इसमें आएंगे। मांगे सर्वप्रथम जो हमारी जो मांग है वो यही है कि जो यहाँ पे एक तो सबसे पहले जो हमारी मूलभूत सुविधाएं इन्होंने बंद कर दी है, बिजली, पानी, सड़क, सबसे पहले तो ये खोली जाए। उसके बाद जो हमारा जो देखो जो कोर्ट में है मामला, वो तो कोर्ट में ही होगा, उसको तो जो है कोर्ट में ही लड़ा जाएगा। लेकिन जो सरकार से जो हमारी वो है कि सरकार इसमें जो है पब्लिक के साथ, हम लोगों के साथ खड़ी हो और हमारी तरफ से वहाँ पे जो है कोर्ट में और हमारा पक्ष रखे। धरने पर बैठे हैं आप लोग, क्या क्या मांगे हैं और 2 तारीख का क्या आह्वान कर रहे हैं आप? जी, मैं वार्ड नंबर 14 से पार्षद हूँ, राजेश कोटियाल, और मेरा जो है 2 तारीख का अपने क्षेत्र में अड़ोस अगल बगल जितने भी वार्ड पड़ते हैं, सबसे यही अनुरोध है कि जो 2 तारीख हमारा रैली का है, यहाँ आईडीपीएल फील्ड से हम चलेंगे, हॉकी फील्ड से, और तहसील में हमने ज्ञापन देना है। तो मैंने अपने क्षेत्रवासियों को जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब बच्चे भी, बच्चों की भी छुट्टी करवा रखी है कैरका में, मोहल्ले में, कि बच्चों से जो है उनसे छुट्टी का वो किया गया है कि आप छुट्टी करेंगे और आप हमारे साथ चलेंगे। वैसे हमें कम के लिए कहा, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि 1 लाख आदमी हम लेके चले, मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करें, और उग्र आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से, मतलब और भव्य बनाएंगे। और हम तब ये चाहते हैं कि सरकार से जो है हमारी जो मूलभूत सुविधाएं बंद हुई है, बिजली, पानी, इनको जो है बहाल कराया जाए। सरकार जो है कोर्ट में एक हलफनामा डाले कि भाई ये बहुत पुराने लोग हैं, ये कोई कब्जेदारी नहीं है, इनको जो है आजादी से पहले से जो लोग यहाँ रहते हैं, तो इनको सरकार अपनी तरफ से कोई एक ऐसा एफिडेविट लगाए कोर्ट में कि भाई इनको जो है बिजली, पानी इनको बहाल किया जाए। क्या नाम है पूरा? जी, नाम राजेश कोटियाल। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आ रही है, जहां नगर के जसपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जारी 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत आज प्रतिदिन और आपको बता दें कि प्रथम दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे नगर पंचायत महुआ खेड़ागंज और साथ ही महुआ डाबरा एवं नगर पालिका परिषद जसंतपुर के सभासदगणों को वित्तीय प्रबंधन केंद्र एवं राजस्व, राज्य सरकार की योजनाओं सहित अनेक महत्वपूर्ण विस्तार से जानकारियां दी गई। वहीं इस संबंध में मीडिया से रूबरू होकर राज्य नगरीय विकास संस्थान नैनीताल से पहुंचे प्रोग्राम डायरेक्टर मनोज पांडे ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य नगरीय विकास संस्थान एवं शहरी निदेशालय महानिदेशक के निर्देशन में यह पूरे प्रदेश में जारी है, जिसके तहत अब तक रुद्रपुर, काशीपुर जैसे अनेक निकायों में प्रशिक्षण कार्यक्रम कर चुके हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल जनप्रतिनिधियों के लिए ही दिया जा रहा है और कल भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। उसी के तहत आज जसपुर में वहां पहुंचे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, ये राज्य नगरीय विकास संस्थान डॉक्टर आर.एस. कुलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। राज्य नगरीय विकास संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार के क्षमता संवर्धन कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। उनमें से हमारे महानिदेशक महोदय एवं जो शहरी निदेशालय है, उन्होंने हमें डायरेक्ट किया था कि हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए भी करें, जो चयनित लोग हैं उनके लिए भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करें। तो उसके क्रम में अभी तक हम विभिन्न निकायों में हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुके हैं, जैसे कि रुद्रपुर में, काशीपुर में, हल्द्वानी में और भी अलग विभिन्न निकायों में। उसी क्रम में हम यहाँ पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम
अभी शुरू किया है हमने। ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसका मकसद जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जो अर्बन एक्ट, जो म्यूनिसिपल एक्ट है उसके बारे में जानकारी देना, जो केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी देना और वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानकारी देना, ये हमारे मुख्य इसमें फोकस ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं और यही हमारा जो इस प्रोग्राम है इसका लक्ष्य रहेगा। प्रथम दिवस का कार्यक्रम था जिसमें आपने देखा था कि आप तो यहाँ पर कार्यक्रम में आ ही गए थे, तो उसमें आपने देखा था कि अर्बन म्यूनिसिपल एक्ट के बारे में हमने जानकारी दी थी, योजनाओं के बारे में भी हमने जानकारी दी, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हमने लोगों को बताया, ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न घटकों के बारे में हमने अभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को उसको जानकारी दी थी। तो ये मुख्य अभी आज हमने फोकस किया है। कल हम जो वित्तीय प्रबंधन के बारे में और अधिप्राप्ति नियमावली के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देंगे और साथ साथ दूसरी और योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून से एक निजी अस्पताल से बड़ी मेडिकल सफलता की खबर सामने आई है, जहां मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने समय पर हस्तक्षेप कर एक महिला की जान बचा ली है। हरिद्वार के पास हुए सड़क हादसे में 45 वर्षीय महिला की सांस की नली में विंड पाइप लगभग पूरी तरह से फट गई थी, जो कि बेहद दुर्लभ और जानलेवा चोट मानी जाती है। पीड़ित पूनम, जो पेशे से स्कूल टीचर है, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी थी। इसी दौरान उनका दुपट्टा पहिए में फंस गया, जिससे गर्दन पर तेज झटका लगा और अंदरूनी रूप से गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद जब उनकी हालत लगातार बिगड़ने लगी तो उन्हें तत्काल मैक्स हॉस्पिटल देहरादून रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। मरीज के सिर और गर्दन में गंभीर चोटें, त्वचा के नीचे हवा का भरना और साथ ही सीने में हवा का रिसाव जैसे लक्षण साफ तौर पर एयरवे इंजरी की ओर इशारा कर रहे थे। अगले 24 घंटे में मरीज की सांस लेने की परेशानी और बढ़ गई, जिससे डॉक्टरों के सामने एक खिलाफ एक जंग खड़ी हो गई और सिटी स्कैन जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मरीज की विंड पाइप लगभग पूरी तरह फट चुकी थी। इसके बाद डॉक्टर अरविंद मक्कर, डायरेक्टर कार्डियक और साथ ही थोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी के नेतृत्व से एक मल्टी डिसिप्लिनरी मेडिकल टीम ने तत्काल इमरजेंसी सर्जरी कर फटी हुई विंड पाइप को सफल मरम्मत किया है। और डॉक्टर मक्कर ने कहा कि विंड पाइप में इस तरह की चोट बेहद दुर्लभ होती है और समय पर पहचान ना हो तो ये जानलेवा भी बन सकती है। इस केस में एक एयरवे लगभग पूरी तरह से डैमेज था, जिससे डायग्नोसिस और साथ ही मैनेजमेंट दोनों बहुत ही चुनौतीपूर्ण थे। ये मामला एक बार फिर साबित करता है कि मैक्स सुपर हॉस्पिटल देहरादून अपनी अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर सुविधाओं, उन्नत डायग्नोस्टिक्स और साथ ही तकनीक और साथ ही अनुभव डॉक्टर की टीम के लिए दुर्लभ और जटिल मेडिकल इमरजेंसी को सफलतापूर्वक संभालने में सक्षम है। खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्य मार्ग स्थित रानीपुर मोड़ क्षेत्र में कानून और नियमों को खुलेआम रौंदते हुए बेसमेंट की खुदाई किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। हैरानी इस बात की है कि भवन के स्वीकृत नक्शे में जहां बेसमेंट का कोई प्रावधान ही नहीं था, वहां बिना HRDA की अनुमति के गहरी खुदाई कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार खनन विभाग ने केवल 20 टोला मिट्टी निकालने की अनुमति दी थी, लेकिन मौके से 50 ट्रॉली से अधिक मिट्टी निकाल ली गई है। यहाँ की जबकि यह तय सीमा से 2.5 गुना अधिक खनन हुआ। विभागीय निगरानी कहां थी और क्या ये लापरवाही है या फिर मिलीभगत? इस पूरे मामले में आपदा प्रबंधन विभाग की चेतावनी भी व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है। और साथ ही आपको बता दें, HRDA ने खुद स्वीकार किया है कि भवन का नक्शा तो पास किया गया था, लेकिन बेसमेंट निर्माण की कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी। इसके चलते खुदाई का काम बिना रुके चलता रहा। ये सवाल उठना लाजमी है कि बिना विभागीय संरक्षण ऐसे कार्य संभव कैसे हुआ है। लगभग सारे संसाधन हो चुके हैं, क्योंकि पानी का बरसना नहीं है, क्योंकि वो एक नेचुरल क्लैमिटी है। ऐसे में आप कहाँ तक देखते हैं कि वहाँ अगर कोई बेसमेंट्स बनाए जाते हैं, चीजें हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हरिद्वार जनपद जो है भूकंप की दृष्टि से जो है जोन 4 में है, अति संवेदनशील है। इसके अलावा जो रानीपुर वाला जो इलाका है वो जल भराव की दृष्टि से और फ्लड की दृष्टि से भी काफी संवेदनशील है। तो वहाँ पर कोई भी नवनिर्माण या निर्माण कार्य करने से पहले उसकी अच्छी तरीके से जांच परख होनी बहुत जरूरी है कि वो उसकी संवेदनशीलता क्या है, और वहाँ पे वो जो निर्माण अगर कोई कार्य हो रहा है तो उससे
लोगों पे, वहाँ पे स्थानीय लोगों पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि वहाँ पे कोई भी नवनिर्माण ना कराया जाए, उसको आपदाओं की दृष्टि से जो है जरूर देखा जाए और टेक्निकली उसका जो है सर्वे करा देना उचित होगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से, क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील इलाका है, चंद्राचार्य चौक में जो है लगभग हमेशा वहाँ पे जल भराव जो है बहुत ज्यादा होता है। अभी उसका ड्रेनेज प्लान बनाए जाने की भी कार्रवाई जो है वर्तमान में गतिमान है। तो इन सब पहलों को ध्यान में रखते ही जो है आगे की कोई कार्य योजना वहाँ पे बननी चाहिए। खबर विकासनगर से है, जहां विकासनगर क्षेत्र में कश्मीर के रहने वाले दो युवकों का दुकान से सामान खरीदने को लेकर एक स्थानीय दुकानदार से कहासुनी तथा विवाद हो गया। उक्त विवाद के चलते दुकानदार द्वारा उक्त युवकों के साथ गाली गलौज व मारपीट की गई, जिसमें एक युवक के सिर पर चोट भी आई है। उक्त दोनों युवक छुट्टियों में कश्मीर से अपने पिता जो पोटा साहिब में किराए पर रहते हैं उनके साथ आसपास के क्षेत्र में फेरी लगाने का कार्य कर रहे हैं। घटना में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आपको बता दें, पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर तत्काल घटना में शामिल व्यक्ति संजय यादव एवं एक अन्य के विरुद्ध कोतवाली विकासनगर पर मुकदमा अपराध संख्या 26/26 धारा 117(2) और साथ ही 352 BNS के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटनास्थल के निरीक्षण, प्राप्त साक्ष्य व पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा घटना में नामजद मुख्य अभियुक्त संजय यादव को हिरासत में लिया गया है। हाँ देखिए, कल एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें जो फेरी लगाते हैं, जो खासकर जो कश्मीरी लोग आते हैं और जो पोंटा साहिब में रह रहे थे, इधर फेरी लगाने विकासनगर बाजार में घूम रहे थे, उनका एक दुकानदार है जिससे किसी बात को लेकर इनका हॉट टॉक हुई। इसके बाद जो है वहाँ पर उनके द्वारा जो दुकानदार था उसके द्वारा मारपीट की गई। साथ में एक अन्य व्यक्ति भी अज्ञात था जिससे उनको गंभीर चोटें आई थी। तत्काल पुलिस को सूचना मिलने पर जो दुकानदार जिसके द्वारा मारपीट की गई थी, गंभीर चोट पहुँचाई गई थी, उसको हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कल रात्रि जो है CT स्कैन और अन्य उपचार दिया गया जिसमें CT स्कैन वगैरह नॉर्मल है और बाकी भी डॉक्टर्स की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसमें आगे की धाराओं को जिस तरह की आती है उसमें कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो आरोपी था उसको हिरासत में पुलिस में ले लिया है। सर, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है, क्या क्षेत्र का माहौल कब्जा करा जा रहा है, क्यों उन पर आखिरकार ठोस कार्रवाई? देखिए, ये इसमें जो प्रकरण है, जहाँ तक मैं भी पुलिस से भी जानकारी करी इसमें हर है, तो ये कोई मॉब का या कोई ऐसा नहीं था, इंडिविजुअल एक मैटर था जहाँ पर कुछ कहने पर, पूछने पर, वहाँ पर कुछ कहा सुनी के बाद इस तरह की मारपीट हुई है। तो ये कोई मॉब लिंचिंग या इस तरह का एपिसोड नहीं था जिसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर कोई मारपीट करी हो। और खासकर एक व्यक्ति जो आरोपी था उसमें उस द्वारा जो भी, इसीलिए उसको कानून के हिरासत में लिया गया और जो भी धाराएं इसमें लगेंगी उसको लगा के उसको जेल भी भेजा जाएगा। सर, काफी टाइम से ये फेरी वाले आते हैं, कश्मीरी लोग काफी टाइम से आते हैं क्षेत्र में और लगातार उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, क्षेत्र में इस तरह का माहौल बना जा रहा है जो बिल्कुल सही नहीं है सर क्षेत्र के लिए। देखिए, अभी रिसेंट अगर बात करेंगे तो ये इंसिडेंट ही प्रकाश में है। अगर पहले पूर्व कोई इस तरह के इंसिडेंट आए तो उसको भी हम देखेंगे, बट इस तरह का भी तो आपसी सौहार्द की जो हम लोग बातें करते हैं या सभी जो भी प्रकरण जैसे भी रिपोर्ट होते हैं तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। जैसे कल के प्रकरण में भी किया गया, तो कोई भी अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, कोई इस तरह की मारपीट करता है, आपसी सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करता है, तो उस पर डेफिनेटली उन्हीं सेक्शंस में कार्रवाई होती है। लेकिन जो इस तरह का एपिसोड जो कल आया है वो कहीं आपसी एक देखा गया कि उसमें ये घटनाक्रम हुआ, कहीं पर ये किसी विशेष संप्रदाय को लेकर मॉब के द्वारा या ऐसा कोई टारगेट नहीं किया गया। फिर भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी चीजें आएंगी सामने उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कहना है कि धर्म और पहलगाम हमले का एक हवाला देते हुए मारा गया। नहीं, ये ऐसी बात तो पूछताछ में नहीं आई अभी तक कि कोई किसी इंसिडेंट को लेकर कहा गया हो और ऐसी बात ना उन्होंने बताई है। हाँ, ये जरूर कि वहाँ दुकान पर बात करते वक्त जो भी बातें वहाँ कंफ्यूजन हुआ, जो भी बातें उस पर दुकानदार द्वारा एक अन्य साथी उसका जो वहाँ रहा होगा मौजूद अन्य व्यक्ति था जिसकी पहचान की जा रही है उसके द्वारा। उत्तराखंड की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।